आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 32 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में आपके ब्लड सेल्स को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं, आपको वो तरीके बताएंगे और अपने अपने धर्म के अनुसार से आप सारे अपने धर्म के नियमों के अनुसार से ही अपने ब्लड सेल्स को मजबूत कर सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो हमारे को दवाई के शॉट भी लगाए जा रहे हैं तो वो भी क्या है कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग किया जा रहा है। तो लेकिन अगर आप ये छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपके ब्लड सेल्स जो हैं बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपको कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। जैसे मौसम बदलने से जुकाम, खांसी इत्यादि हो जाना, बच्चों के गले खराब होना, बुजुर्गों को चेस्ट में प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएंगी। और दूसरे भाग में सेवक आपके साथ बजट के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट डिस्कस करेगा। अब आपके साथ वॉल्यूम 32 में सेवक डिस्कस करेगा कि बजट के कुछ पॉइंटों को, और वॉल्यूम 31 में किसानों के ऊपर और आम जनता के ऊपर बजट का क्या इफेक्ट आएगा वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। हम पहले भाग को अब व्यवहारिक पक्ष में आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, हम हिंदू धर्म में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण से क्या होता है कि हमारी वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलती है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे आती है, ब्रेन में फैलती है और एनर्जी हमारे सारे शरीर के सेल्स को मिलती है। इसी तरह से सिख धर्म में हम अगर कहते हैं एक ओंकार, एक ओंकार, वो भी हमारे जो सेल्स हैं अलर्ट होते हैं और उसमें एनर्जी आती है। यानी इसी तरह मुस्लिम धर्म में अल्लाहू अकबर, मतलब यहाँ से वॉइस शुरू हुई, यहाँ पे गई, यहाँ से निकली। इसी तरह क्रिश्चियन धर्म में आमीन। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में करेंगे। जैसे देखिए, जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से वाइब्रेशन शुरू होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से ब्रेन में आएगा और ब्रेन से सारे शरीर में आपके फैलेगा। जैसे ऐसे ही सिख धर्म के हिसाब से एक ओंकार, मुस्लिम धर्म के अनुसार से अल्लाहू अकबर। क्रिश्चियन धर्म में आमीन। ये जो वाइब्रेशन आपके शरीर में हो रही है ये आपके ब्लड सेल्स को मजबूत करेगी। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपको किसी भी बीमारी के नज़दीक आने का डर ख़त्म हो जाएगा कि ये कोरोना वरोना तो आपके नज़दीक आ ही नहीं सकते। इवन जब मौसम भी बदलते हैं, बच्चों को, बुजुर्गों को जो खांसी जुकाम या ऐसी बीमारियां, बुखार वगैरह हो जाता है वो भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए, ना तो आपकी कोई एनर्जी लग रही है ना कुछ, लेकिन आपके शरीर में जो ऑलरेडी ब्लड सेल्स हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। अब हम आएंगे दूसरे पार्ट पे। भाग 2 में हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम बजट पर डिस्कस करेंगे। अब बजट पर हम आते हैं। बजट में सेवक ने बीइंग ए बैंकर 2-3 बातें देखी थी। एक तो ये देखा कि 2 बैंकों को और एक इंश्योरेंस कंपनी को कॉर्पोरेट या प्राइवेट एफडीआई की
जो इन्होंने सीमा तय कर दी है 49% से 74% कर दिया, यानी कि हम अपनी गवर्नमेंट के बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो इन्होंने इक्विटी रेशियो कर दिया 74%, हम एफडीआई के हाथों में देने जा रहे हैं। लेकिन हमारा पहले का जो अनुभव रहा है कि देखिए इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया था, उसका कारण था कि प्राइवेट बैंक हमारी पब्लिक के फंड से धोखाधड़ी कर रहे थे, फंड्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो इसीलिए ये एक्ट लाया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। लेकिन आज हम प्राइवेटाइज दोबारा कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करने के साथ साथ हम इक्विटी रेशियो भी 74% कर रहे हैं, यानी कि हम उन कंपनियों का हक फॉरेन कंपनियों को देने जा रहे हैं। दूसरा सेवक ने देखा कि गवर्नमेंट ने इसमें एक एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस और लगा दिया है कि डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर। लेकिन यह साथ कहा है कि हम एक्साइज में इसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन आपको ये भी पता कि एक्साइज फिर बढ़ा देंगे, रेट फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सेस जो है ये एक किस्म से परमानेंट हो गया, कम से कम इस साल के लिए। और ये भी आप सबको विदित है कि हमारे देश में कितने गैलन, कितने लीटर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल बिकता है। तो इसका मतलब जो एग्रीकल्चर सेस है वो हमारे यहाँ ये एस्टिमेट नहीं बताया गया कि कितने लाख करोड़ इस फंड में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीएम किसान स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट 6,000 रुपये पर ईयर दे रही थी किसानों को, उसका जो बजट में प्रोविजनिंग की है वो पहले 75,000 थी, इस साल वो 65,000 करोड़ कर दिया। अब देखिए एक तरफ हम एग्रीकल्चर सेस लगा रहे हैं किसानों के लिए, दूसरी तरफ जो हम उनको दे रहे हैं वो भी हम 75,000 करोड़ से 65,000 करोड़ पे बजट में ले आए हैं। दूसरा, बजट में जो हमने एग्रीकल्चर टारगेट जो की क्रेडिट टारगेट जो किया है वो जरूर बढ़ाया 10% से 16.5%, लेकिन उसका ये माइक्रो इरिगेशन में कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे नहीं होगा। और एमएसपी के ऊपर हमने कोई ऐसा वो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि एमएसपी रहेगी। लेकिन जिस तरह से हम ये 3 कानून लाए हैं उससे एमएसपी की कैसे गारंटी दी जा सकती है। अगर हम उसको कानूनी तौर पर नहीं अनाउंस करेंगे तो हम इसको गारंटी कैसे कह सकते हैं। एट प्रेजेंट भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े किसान हैं वही एमएसपी का फ़ायदा ले पाते हैं, उन्हीं की फसलें ही एमएसपी पे मंडियों में बिकती हैं। बाकी गरीब किसान तो बेचारा पहले भी ऐसे रह जाता था, और अब इस कानूनों से जो 3 कानून लाए गए हैं उससे भी ऐसे ही रह जाएगा। और कॉमन मैन को क्या फ़ायदा हुआ। अब कॉमन मैन में आए तो कॉमन मैन या किसान को तो ये जो सेस लगाया गया है, देखिए आम आदमी स्कूटरों में पेट्रोल डालता है और आम आदमी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालता है, उसको सेस बढ़ने से ये ठीक है कि हमने बजट में फिलहाल ये प्रोविज़न कर दिया है कि हम इसको एकोमोडेट करेंगे एक्साइज और कस्टम से। लेकिन अगर हम 1-2 महीने बाद एक्साइज कस्टम बढ़ा देंगे तो ये बर्डन तो आम आदमी पे ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए हमारे को बजटिंग करते समय सेवक का मानना है, उसकी अपनी पर्सनल राय है कि हमारे को आम आदमी का और एग्रीकल्चरिस्ट का, जो कि हमारी कंट्री में मैक्सिमम है, उनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए इनकम टैक्स में भी हमने कोई लिमिट नहीं बढ़ाई, सब सेम जैसे पहले था वैसे ही है। अगर हमने कुछ इनकम टैक्स में किया है तो क्या किया है कि पहले 6 साल पहले तक की फ़ाइल खुल सकती थी और अब 3 साल तक की फ़ाइल खुल सकती है। यानी कि इसमें हमने उन बड़े बड़े कॉरपोरेट को, उन बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ही फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है जिनके केस पेंडिंग थे या जिन्होंने इस दौरान घपले किए थे। तो इसलिए सेवक महसूस करता है कि ऐसे प्रोविज़न लाने की बजाय सेवक ने तो पहले भी नोटबंदी के टाइम पे भी एक आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से, ट्विटर के माध्यम से भी, और ये
कहा था कि जितनी भी ब्लैक मनी है एक ऐसी स्कीम निकाल दीजिए जिससे कि सारी ब्लैक मनी बाहर आ जाए, और जितने भी पॉलिटिकल लोगों पर ऐसे इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वो एक बारी सबको ही माफ़ कर दीजिए और अपना उसके बाद सख्त कानूनों में सबको लाइए। जब ऐसा हो जाएगा तो आगे से कोई कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अब 3 साल आने से जिन लोगों ने 3 साल पहले में जो गलतियां की हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस किए हैं, वो तो सारे ही फ्री हो जाएंगे। तो ये चीज़ें सेवक आप महसूस करता है, लेकिन हो सकता है जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बजट को बनाया है, जिन्होंने बजट में गवर्नमेंट को गाइडेंस दी है, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन सेवक उनको गलत नहीं कहता। लेकिन एज बीइंग ए कॉमन मैन के लिए सेवक ने जो महसूस किया अपनी बात आपके सामने रखी। इसी के साथ साथ सेवक इसमें आपके साथ जो एक ट्वीट श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं और बीजेपी के ही बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी ही एक ट्वीट जो बार बार ट्वीट हो रहा है, सेवक को भी काफ़ी ट्वीट मिले हैं, तो सेवक उसको भी आपके साथ साझा कर रहा है। उसमें उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने ये दिखाया है कि देखिए सीता जी की नगरी नेपाल में पेट्रोल 51 या 53 रुपये, रावण की लंका यानी कि श्रीलंका में पेट्रोल 51 या 53 रुपये लीटर, और राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपये। तो अब यहाँ से सेवक आपका ध्यान श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी के अपने पिछले वॉल्यूम के उसमें भी ले जाना चाहता है कि जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अडानी ग्रुप पर 4.5 लाख करोड़ का एनपीए है, और अडानी ग्रुप की जो स्टेटमेंट थी उन्होंने अपने हैंडल पे दी थी, वो भी सेवक ने आपसे साझा की थी। और सेवक अब आपके इस वॉल्यूम को यहीं समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।